उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा। इसके लिए हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है ग्राम्य समाज एवं विकास। तो ग्राम्य समाज एवं विकास की हम लोग एक क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें राजस्व विभाग और उसके 5 प्रकार के जो अन्य भाग हैं उनको समझा था। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था राजस्व परिषद, और राजस्व परिषद के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा वो वाली जो क्लास है उसके लास्ट में थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ पर हम लोगों ने उस क्लास को छोड़ा था। तो देखिए भाई, हमारा टॉपिक क्या है? ग्राम्य समाज एवं विकास। ग्राम्य समाज एवं विकास। और ग्राम्य समाज एवं विकास के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ चुके हैं? इसका जो भाग 1 है उसको पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे भाग 2, ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारा राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको कुछ पार्टों में बांटकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर राजस्व विभाग से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों को ऐसी मिलेंगी कि वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो भाग 1 में हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था वो यह पढ़ा था कि अनुभाग 19 हैं और प्रकोष्ठ 14 हैं। लेकिन किसके हैं? तो लखनऊ स्थित जो प्रशासनिक इकाई है, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्व परिषद। और राजस्व परिषद के अंतर्गत हमने आपको 2 प्रकार की इकाइयां बताई थी। पहली बताई थी आपको प्रशासनिक इकाई, और दूसरी आपको बताई थी हमने न्यायिक इकाई। जो प्रशासनिक इकाई है इसका जो मुख्यालय है या मुख्य कार्य जहां पर होते हैं वो जगह कौन सी है? लखनऊ। और इसके अलावा जो न्यायिक इकाई है इसका मुख्यालय कहां है? तो प्रयागराज। हमने आपको यह भी बताया था साथ में, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां है, तो राजस्व परिषद का मुख्यालय आप एक ही जगह बताएंगे, और वो जगह कौन सी है? इलाहाबाद या प्रयागराज, क्योंकि उस समय इलाहाबाद ही बोला जाता था। और दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर आपसे स्पेशली यही पूछा जाए कि प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय कहां है, तो लखनऊ में है, और न्यायिक इकाई का मुख्यालय कहां है? तो प्रयागराज में है। और ये अलग कब हुए हैं? तो आपको बताया था 1947-48 में, यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया था। आजाद होने के बाद में नए तरीके से कार्यों को किया गया था, तब इन दोनों ही कार्यों को अलग अलग किया गया था, प्रशासनिक इकाई को और न्यायिक इकाई को। और यहाँ पर जब राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी। और तभी से ये विभाग जो है या यह परिषद जो है वो कार्य कर रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में कई प्रकार के कार्यों को बदला गया था, और उन्हीं कार्यों में से ये एक कार्य हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हो जाएगी राजस्व विभाग भाग 1। राजस्व विभाग भाग 1। और राजस्व विभाग भाग 1 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? राजस्व परिषद की जो प्रशासनिक इकाई है कहां पर है? लखनऊ में है, उसके अनुभाग जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए भाई, लखनऊ स्थित राजस्व परिषद की प्रशासनिक इकाई के प्रमुख अनुभाग।
के प्रमुख अनुभाग। ठीक है भाई। देखिए भाई, लखनऊ स्थित राजस्व परिषद की प्रशासनिक इकाई, हम लोग न्यायिक इकाई की बात नहीं कर रहे हैं, प्रशासनिक इकाई कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसके हम क्या पढ़ेंगे? अनुभाग पढ़ेंगे। और अनुभाग कितने हैं? तो 19 अनुभाग हैं। हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं कि जो अनुभाग हैं वो 19 हैं, लेकिन हमें 19 अनुभाग नहीं पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट अनुभाग हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी अनुभाग हैं, उनको पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुभागों में क्या होगा? तो अनुभागों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे मान लीजिए जो जमीन होती है, तो उस जमीन को हम किस प्रकार से आवंटित करें, किसको दें, किस जमीन पर हम तालाब बनाएं, या तालाब बनवाने से संबंधित, स्कूल बनवाने से संबंधित जो जमीन होती है उसको जो देना होता है वो किस अनुभाग के अंतर्गत आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायतें होती हैं, तो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, जैसे स्कूल, तालाब आदि बनवाना, मेले लगवाना, या इसके अलावा जो है बाजार लगवाना, या हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर और भी बहुत सारे भवन निर्माण होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का वो बनता है एक, ठीक है, या जो सरकारी स्कूल होते हैं चुनाव के लिए जो प्रयोग में लाए भी जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों का जो प्रबंधन करवाता है वो कौन करवाता है? अगर किसी नए मंडल को बनाया जाए, किसी जिले को बनाया जाए, या फिर मान लीजिए तहसील को बनाया जाए, तो ये किस अनुभाग के अंतर्गत आएंगे? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं, सीधा शुरू करते हैं अनुभाग नंबर 1। ठीक है, जो राजस्व अनुभाग नंबर 1 है इसको पढ़ेंगे। तो राजस्व अनुभाग में किसकी जानकारी दी गई है? देखिए, इसका सबसे प्रमुख कार्य, अगर हम एक लाइन में इस पूरे अनुभाग को एक ही बार बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं भूमि व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? भूमि व्यवस्था लागू करना। भूमि व्यवस्था लागू करना किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुभाग नंबर 1 के अंतर्गत आ जाएगा। या हम कह सकते हैं राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए कार्य करना। देखिए भाई, राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए कार्य करना। राज्य में जमींदारी उन्मूलन के लिए कार्य करना। यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए किसको कौन सी जमीन आवंटित करनी है, देनी है, संपत्ति का विचार करना है। ठीक है, संपत्ति का विचार करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस में आ जाएंगी? अनुभाग 1 में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम उन्हीं को समझते चलेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुभाग नंबर 2। अनुभाग नंबर 2 हो जाएगा। अब अनुभाग 2 में क्या? अनुभाग 2 में अनुभाग 1 से ही संबंधित जानकारियां हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत मिला जुला यहां पर चीजें मिलती हैं। तो इसमें हम प्रमुख देख लेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव के क्षेत्र में बहुत सारी जमीन ऐसी होती है जहां पर फसल नहीं उगती है, कांटे टाइप की, झाड़ियां टाइप की, कुछ ना कुछ वहां पर जो घासें होती हैं वो उगी रहती हैं। तो वो जमीन कैसी होती है? वो जमीन होती है दोस्तों बंजर जमीन, जो अनउपजाऊ होती है, जो भूमि को करने लायक नहीं होती है। तो उस अनउपजाऊ भूमि को हम किस प्रकार से कार्य में लाएं, किस प्रकार से प्रबंधन में लाएं, तो उस भूमि को हम कहां पर किस कार्य से लगाएं, वो सारे कार्य जो हैं वो किस में आ जाएंगे? अनुभाग नंबर 2 में आ जाएंगे। यानी कि बंजर भूमि का प्रबंधन। और प्रबंधन हम कैसे करेंगे, किसको देंगे, किससे लेंगे, क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। देखिए, ग्राम पंचायतों में बंजर भूमि का प्रबंधन। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं आवंटन यानी कि दिया जाना। प्रबंधन कैसे करेंगे? हम किसी को देंगे तभी तो वो कहीं ना कहीं कार्य में आएगी। तो आवंटन यानी कि आवंटन दिया जाना। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों में बंजर भूमि का प्रबंधन, आवंटन
ठीक है, यानी कि बांटना, आवंटन करने का कार्य, करने का कार्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुभाग नंबर 2 के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, ग्राम पंचायतों को भू संपत्ति का विश्लेषण करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। केवल ग्राम पंचायतों के जो भू संपत्ति होती है या भूमि से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ विवाद भी होते हैं, तो उन विवादों का निपटारा करना भी होता है। ठीक है, और उसको हम किस प्रकार से प्रबंधन में लाएं, कोई भी भूमि हो सकती है, उसको हम किस प्रकार से प्रबंधन में लाएं, तो वो भी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहां पर एक लाइन और लिख लेंगे, भूमि विवाद का निपटारा करना। ठीक है, भूमि से संबंधित विवाद तो होते ही रहते हैं, तो उन सब विवादों का निपटारा करना भी कार्य किसका हो जाएगा? अनुभाग नंबर 2 में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की जमीन या सरकारी जो जमीन होती है उसको कब्जे में ले लेते हैं, तो भूमि के जो कब्जा होता है उससे छुटकारा दिलवाना, या हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने भूमि को अपने कब्जे में ले लिया है और उस कब्जे के बाद में बहुत सारे विवाद होते हैं, तो उन विवादों को निपटाना भी किसका कार्य हो जाएगा? अनुभाग नंबर 2 में हो जाएगा। तो कब्जे वाली भूमि का भी निपटाना इसका कार्य हो जाता है। इसके अलावा सबसे प्रमुख एक पॉइंट और हम यहां पर देखेंगे कि जो ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभाओं में क्या होता है कि छोटे स्तर पर बाजार भी लगते हैं, मेले भी लगते हैं, और हमें क्या मिलता है? तालाब भी मिलते हैं, पोखर भी मिलते हैं, या अन्य किसी भी प्रकार की जो जल प्रणालियां होती हैं उससे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो भी किस में किए जाएंगे? अनुभाग नंबर 2 में किए जाएंगे। तो हम एक लाइन और लिखेंगे, ग्राम सभाओं के लिए बाजार, मेले, तालाब, या हम कह सकते हैं कि अन्य प्रकार की जो भी जल प्रणाली होती हैं उससे संबंधित कार्य करना, लिख लेंगे। ग्राम पंचायतों में बाजार, मेले, तालाब, ग्राम पंचायतों में बाजार, मेले, तालाब, जल प्रणाली से संबंधित कार्य करना। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे अनुभाग नंबर 2 के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग जो है अनुभाग नंबर 3 को देख लेंगे। ठीक है, अनुभाग नंबर 3 को देख लेंगे कि अनुभाग नंबर 3 में क्या कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुभाग नंबर 3। ठीक है, अनुभाग नंबर 3 जो है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर अनुभाग नंबर 1 और अनुभाग नंबर 2 में जो समानता हमें दिखाई दे रही है वो समानता ये है कि दोनों ही अनुभाग जो हैं वो विवादों को निपटाने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा अनुभाग नंबर 2 जो है वो बहुत सारी व्यवस्थाओं को भी देखता है। व्यवस्थाओं में क्या, जैसे तालाब को बनवाना, मेले के लिए जो जमीन होती है उसको आवंटित करवाना, या बाजार के लिए जो जमीन होती है उसको आवंटित करवाना, तो ये सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे अनुभाग नंबर 3। अनुभाग 3, ठीक है। अब अनुभाग नंबर 3 में क्या दिया गया है तो होता क्या है कि जो राज्य सचिव होता है, यानी कि राज्य का जो सचिव होता है, और उस राज्य के सचिव के अंतर्गत जो भी राजस्व अनुभाग आते हैं तो उन अनुभागों की जो जांच करता है वो अनुभाग नंबर 3 करता है। समझ में आई आपको ये बात? हम लिख देते हैं एक बार, फिर आप समझ लेंगे। राज्य सचिव के अंतर्गत आने वाले अनुभागों की जांच करना। ठीक है, राज्य सचिव, राज्य का जो सचिव होता है, अब राज्य के सचिव के अंतर्गत जो भी अनुभाग आते हैं, राज्य के सचिव के अंतर्गत आने वाले अनुभागों की जांच करना। तो जांच कौन करता है? अनुभाग नंबर 3 करता है। इसका ये कार्य जो है होता है। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस एक ही लाइन इसमें लिखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुभाग नंबर 4। हेडिंग डाल लेंगे अनुभाग 4। अब देखिए भाई अनुभाग 4 में क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो राज्य या हम कह सकते हैं जिले, राज्य में जो जिले होते हैं और उन जिलों के अंतर्गत जो भी भू अभिलेख होते हैं, तो उन भू अभिलेखों को सही प्रकार से सुरक्षित रखना या सुदृढ़ रखना और उनका आधुनिकीकरण करना, यही इसका मुख्य कार्य जो है वो होता है। या हम कह सकते हैं इसके अलावा और क्या मुख्य कार्य होता है, तो देखिए भाई अभिलेखों का प्रबंधन करना मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर। देखिए भू अभिलेखों का प्रबंधन, भू अभिलेखों का प्रबंधन जिला या पहले हम राज्य लिख लेंगे, राज्य जिला, ठीक है, आदि स्तर पर करना। ठीक है, इसमें मंडल भी शामिल हो जाएगा। राज्य जिला स्तर आदि पर कार्य करना किसका कार्य हो जाएगा, अनुभाग नंबर 4 का कार्य हो जाएगा। इसके अलावा राज्य एवं जिला स्तर के जो भू अभिलेख होते हैं उनको सुरक्षित रखना। ठीक है, राज्य या जिला स्तर के भू अभिलेखों को सुरक्षित रखना। देखिए भाई हम आपको एक चीज और पहले बता चुके हैं, जब हम न्यायिक प्रशासन में न्यायिक क्षेत्र को पढ़ रहे थे, तो न्यायिक क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी दस्तावेज होते हैं उनको अभिलेखीय न्यायालय की तरह रखा गया है। और देश का सबसे बड़ा अभिलेखीय न्यायालय कौन सा हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट आ जाता है, दोनों ही अभिलेखीय न्यायालय, यानी कि यहाँ पर जो भी दस्तावेज होते हैं वो अभिलेख की तरह रखे जाते हैं। इसी प्रकार से भू स्तर के जो भी दस्तावेज होते हैं उनको अभिलेखों की तरह ही रखा जाता है और उनको सुरक्षित रखने का जो कार्य होता है वो किसका हो जाएगा, अनुभाग नंबर 4 का कार्य हो जाता है। ठीक है, अनुभाग नंबर 4 का कार्य हो जाता है। इसके अलावा देखिए यह अनुभाग लेखपाल प्रशिक्षण का भी कार्य देखता है। देखिए भाई यह अनुभाग लेखपाल प्रशिक्षण का कार्य भी करता है। ठीक है, जो लेखपाल प्रशिक्षण होता है, लेखपाल का जो प्रशिक्षण होता है उसका भी कार्य कौन करेगा, तो अनुभाग नंबर 4 करता है। इसके अलावा यह राज्य वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लेंगे, यह राज्य वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो जो वित्त आयोग है वो केंद्र का भी होता है, राज्य का भी होता है। तो जो राज्य वाला वित्त आयोग है उसको सूचना उपलब्ध करवाने का जो कार्य होता है वो 4 का होता है। ठीक है, वो किसका हो जाएगा, अनुभाग नंबर 4 का होता है। तो 4 में हमें बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला अनुभाग, अनुभाग नंबर 5 आ जाएगा। अनुभाग नंबर 5 पढ़ लेंगे। अब अनुभाग 5 में क्या क्या दिया गया है, देखिए भाई अगर मान लीजिए कोई राज्य है, तो जैसे वर्तमान में जो मंडल है हमारे राज्य में वो 18 मंडल हैं। मान लीजिए एक मंडल बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाकर कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो जो 19वां मंडल होगा और उसको जो बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, अनुभाग नंबर 5 करेगा। जैसे जिले कितने हैं, 75 जिले हैं। तो इसी प्रकार से
जिले अगर बढ़ाए जाने का कार्य करेगा तो अनुभाग नंबर 5 करेगा। अब सामान्य सी बात यह है कि अगर जिला बढ़ेगा तो जिले में तहसील भी बढ़ाई जाएगी, तो तहसील को भी बढ़ाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? अनुभाग नंबर 5 करेगा। ठीक है, तो याद रखिए यह राज्य में नए मंडल, जिले एवं तहसीलों को बढ़ाने का कार्य करता है। यह राज्य में नए मंडल, जिले एवं तहसीलों को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन करता है? तो अनुभाग नंबर 5 करता है। कौन करेगा? अनुभाग नंबर 5 करेगा। अब यहां पर एक सामान्य सी बात यह आ गई कि अगर मंडल बढ़ेगा या जिले बढ़ेंगे या तहसीलें बढ़ेंगी तो यहां पर बहुत सारे नए भवन भी बढ़ेंगे। तो नए भवनों को बनवाने का या नए भवनों के लिए प्रबंधन करने का जो कार्य करेगा वो भी कौन करेगा? अनुभाग नंबर 5 करेगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे इनके लिए भवन निर्माण हेतु भूमि प्रबंधन का कार्य यही करता है। इनके लिए भवन निर्माण हेतु भूमि प्रबंधन का कार्य यही करेगा। ठीक है, का कार्य यही करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई आप लोगों ने क्या क्या देखा है। इनके लिए जो भी भवन बनेंगे, चाहे मंडल स्तर का हो, चाहे जिले स्तर का हो, चाहे तहसीलों के स्तर का हो, तो वहां पर भवन निर्माण करवाने का जो भूमि से संबंधित प्रबंधन होता है वो कार्य यही करेगा। इसके अलावा देखिए जो जिले होते हैं या तहसीलें होती हैं, तो अगर इनका नाम परिवर्तित करवाना होगा तो यहां पर भी कार्य जो है वो अनुभाग नंबर 5 के ही अंतर्गत आएगा। इसके अलावा मान लीजिए 2 जिले हैं, तो 2 जिलों के बीच में कोई ना कोई इनकी एक सीमा होती है, तो सीमा से संबंधित जो विवाद होता है, ठीक है, जिले में जो सीमा से संबंधित विवाद होता है, या फिर मान लीजिए जो राज्य होते हैं, ठीक है, तो राज्य से संबंधित जो विवाद होता है, तो यहां पर राज्य से संबंधित या जिलों की सीमा से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उन सब विवादों को निपटारा करवाने का कार्य या फिर उन सीमा रेखाओं की निगरानी का कार्य भी कौन करेगा? अनुभाग नंबर 5 करेगा। ठीक है, हम लिख लेंगे, देखिए भाई यहां पर लिख लेते हैं जिले, या हम कह सकते हैं तहसील, ठीक है, के नामों का परिवर्तन भी कर सकता है, कर सकता नहीं, करता है। ठीक है, अगर कुछ भी करना हो जिले तहसील के नामों का परिवर्तन भी करता है। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इसका और कार्य क्या होता है? राज्य में सीमा संबंधी निगरानी, सीमा संबंधी निगरानी एवं विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये अनुभाग याद रखना। क्या क्या? देखो जिले होते हैं या तहसील होती हैं, तो इनके अगर नामों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना होता है तो वो भी अनुभाग नंबर 5 के ही अंतर्गत आएगा। और सीमा से संबंधित कोई विवाद होता है या उन पर निगरानी रखने का जो कार्य होता है तो वो भी किस में आ जाएगा? अनुभाग नंबर 5 में आ जाएगा। इसके अलावा मंडल को, तहसील को, जिले को बढ़ाने का जो कार्य होगा वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है भाई, तो अनुभाग हम लोगों ने 5 पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं अनुभाग नंबर 6। अनुभाग नंबर 6 में क्या है उसको पढ़ते हैं।
ये सभी अनुभाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो अनुभाग दिए गए हैं शुरुआत वाले, तो यहाँ पर सभी कार्य वो ही आपको दिख रहे होंगे जो सामान्य तौर पर होते ही दिखाई देते हैं। ठीक है, विवाद से संबंधित कोई भी निपटारा हो, जिले बढ़ाने से संबंधित या फिर नाम परिवर्तन करने से संबंधित बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो वो सारे कार्य हमें इनके अंतर्गत दिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर सीधा सा है, जो भी बदलाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अनुभाग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी अनुभाग से जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अनुभाग नंबर 6। अनुभाग नंबर 6। अब देखिए अनुभाग नंबर 6 क्या कहता है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो राजस्व विभाग जो होता है, अब राजस्व विभाग कोई छोटा विभाग तो है नहीं, पूरे राज्य के स्तर के जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को देखता है। तो उन सभी कार्यों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की, यानी कि बहुत सारे पदों की जरूरत पड़ती है। तो अनुभाग नंबर 6 का कार्य ये होता है कि राजस्व विभाग जो है, उन राजस्व विभाग के अंतर्गत, यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत ये पदों का सृजन करता है, यानी कि पदों को बनाता है। देखिए राजस्व विभाग में पदों का सृजन करना। ठीक है, ये क्या करता है, पदों का निर्माण करता है। पदों का निर्माण अगर नहीं करेगा तो उसकी देखरेख जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी। ठीक है, राजस्व विभाग में पदों का निर्माण करना। इसके अलावा देखिए और कार्य क्या होता है कि राजस्व संबंधित मामले जो होते हैं, ठीक है, राजस्व संबंधित जो भी मामले होते हैं उनमें मालिकाना हक के लिए कार्य करता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मामला होगा तो उस मामले का निपटारा हो या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई भी बात हो, तो यहां पर सबसे बड़ा जो होगा वो राजस्व विभाग होगा। राजस्व से संबंधित जो भी कार्य होता है वो अनुभाग 6 के अंतर्गत सबसे बड़ा माना जाएगा। यानी कि जितना भी कार्य होता है उसमें अगर मालिकाना हक जो दिखाता है वो कौन दिखाता है, अनुभाग नंबर 6 दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए रेलवे के लिए राज्य में भूमि प्रबंधन यही करता है। देखिए भाई बहुत बड़ा काम है ये। रेलवे के लिए जो राज्यों में भूमि का प्रबंधन होता है उसका कार्य कौन करता है, अनुभाग नंबर 6 करता है। हम इसको लिख लेंगे, रेलवे के लिए राज्य में भूमि प्रबंधन का कार्य यही करता है। ठीक है, कौन करता है, तो अनुभाग 6 करता है। रेलवे के लिए राज्य में भूमि प्रबंधन का कार्य कौन करेगा, अनुभाग नंबर 6 जो है वो करता है। इसके अलावा देखिए जो ये होता है, मतलब राज्य अनुभाग नंबर 6 है और ये क्या कार्य करता है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं व्यवस्थित करनी होती हैं, या फिर मान लीजिए किसी को बसाना होता है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए किसी अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति है और वह व्यक्ति ऐसा है जो अपने राज्य में मान लो उसको कोई शरण नहीं मिल रही, या फिर मान लीजिए बहुत दंगे हो रहे हैं, या अन्य प्रकार से भूखमरी हो गई या पानी की कमी हो गई, इस प्रकार से कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो लोग अगर अपने राज्य में आ रहे हैं, यानी कि इस राज्य में आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये होता है कि हर संभव प्रयास करेगा अनुभाग नंबर 6 कि उन लोगों को यहाँ पर बसा दिया जाए, उन लोगों को यहाँ पर जगह दे दी जाए। ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर जगह दे दी जाए, यानी कि उनको बसाने का प्रबंधन ये करेगा। ठीक है, इसमें और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इतना याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए अनुभाग नंबर 7, अनुभाग 7। अब अनुभाग 7 में क्या क्या दिया गया है, देखिए भाई, यह राज्य में नहरों संबंधित, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कर संबंधित, ठीक है, या अन्य प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा वसूला जाता है उनकी वसूली करता है। जैसे मान लीजिए 2 नहरें हैं, वो एक नहर है और वो 2 राज्य में है, तो उससे संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो यहां पर लिए जाएंगे।
और राज्य में जो राजस्व वसूली होता है उसका भी कार्य कौन करेगा? अनुभाग नंबर 7 करेगा। ठीक है, लिख लेते हैं। नहरों संबंधी और नहरों संबंधी के अलावा हम कह सकते हैं तगादी। तगादी यानी किसको कहते हैं? कर, यानी कि तगादा करना, यानी कि कर देताओं मतलब कर देने वालों लोगों से ये क्या करता है? वसूली करता है। नहरों संबंधी एवं कर देयताओं से वसूली करना। ठीक है, क्या करता है? वसूली करना। यानी कि अनुभाग नंबर 7 जो है वो क्या है? वसूली करने वाला, या हम अनुभाग नंबर 7 को क्या कह सकते हैं? वसूली भाई कह सकते हैं। ठीक है, ये वसूली भाई है। ये क्या करते हैं कि जो भी अनुभाग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी अन्य कार्य होते हैं कर संबंधी, तो उन कर संबंधी अनुभागों के अंतर्गत यानी कि कार्यों के अंतर्गत जो भी पैसा होता है उनको वसूलने का जो कार्य है वो ये करेंगे। इसके अलावा राज्य में राजस्व वसूली का कार्य भी कौन करता है? तो अनुभाग नंबर 7 यानी कि वसूली भाई करता है। देखिए भाई, राज्य में राजस्व वसूली का कार्य यही करता है। ठीक है, राज्य में वसूली का कार्य, कौन सी वसूली होनी चाहिए? तो राजस्व वसूली होनी चाहिए। राजस्व वसूली का जो कार्य होगा वो यही करेगा। ठीक है, कौन करेगा? तो अनुभाग नंबर 7 करेगा। अब देखिए इसके बाद भाई राजस्व अनुभाग 8। अनुभाग नंबर हम क्या पढ़ेंगे? कौन सा नंबर पढ़ेंगे? 8वां नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अनुभाग नंबर 8 में क्या किया गया है, तो हमें इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इसका जो कार्य होगा वो सब चकबंदी से संबंधित होता है। ठीक है, यह चकबंदी संबंधी कार्य देखता है। कौन से कार्य देखता है? चकबंदी संबंधी कार्य देखता है। लिख लेंगे, यह है चकबंदी संबंधी कार्य देखता है। तो कौन सा अनुभाग देखता है? अनुभाग नंबर 8 जो है वो चकबंदी संबंधी कार्यों को देखता है। ठीक है भाई, अब देखिए अनुभाग नंबर 9। अनुभाग नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। अनुभाग नंबर 9। अब अनुभाग नंबर 9 कौन सा है वो देखिए भाई। देखिए, यह तहसील से संबंधित तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों का कार्य आवंटित करता है कि किसको कौन सा कार्य करना है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बात बोली गई है, ध्यान से समझिए। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके अलावा राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों के कार्यों का आवंटन करता है। देखिए भाई, यह है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इसके अलावा देखिए राजस्व निरीक्षक आ जाएंगे, यहां पर लेखपाल आ जाएंगे। राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों के कार्यों का, ठीक है, कार्यों का आवंटन। इनका क्या करता है? आवंटन करना, यानी कि कार्यों को बांटना। किसके अंतर्गत किस स्तर के और कौन कौन से कार्य आ जाएंगे, वो कार्य कौन करेगा? अनुभाग नंबर 9 करेगा। इसके अलावा देखिए यह कृषि गणना, ठीक है, कृषि गणना, या हम कह सकते हैं खेत की जो दाखिला होता है, यानी कि दाखिला खारिज होता है, यानी कि खेत को हम अगर किसी खेत को खरीदते हैं तो पहले वो खेत क्या है, हमारे नाम आता है, और उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद में क्या होता है, दाखिल खारिज होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो भी किस में आ जाएंगे? अनुभाग नंबर 9 के अंतर्गत आ जाएंगे।
इसके अलावा जो भूमि से संबंधित बंटवारा होता है, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को निगरानी करने का जो कार्य करेगा वो अनुभाग नंबर 9 करेगा। ठीक है, कौन करेगा? अनुभाग नंबर 9 करेगा। लिख लेंगे हम लोग, कृषि से संबंधित कार्य। इसके अलावा देखिए भूमि खरीदना, इसके अलावा दाखिल खारिज, भूमि खरीदना। ठीक है, भूमि खरीदते हैं उसके बाद हमें दाखिल खारिज कराना पड़ता है। इसके अलावा देखिए दाखिल खारिज, भूमि बंटवारे से संबंधित निगरानी करता है, भूमि बंटवारे से संबंधित निगरानी करता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो हैं वो किस में आ जाएंगे? अनुभाग नंबर 9 में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नायब तहसीलदार हो गए, इसके अलावा जो राजस्व निरीक्षक हो जाते हैं, लेखपाल हो जाते हैं, तो इन सभी के कार्यों को आवंटित करना, इसके अलावा भूमि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं जैसे कि खरीदना, बेचना, दाखिल खारिज करवाना। ठीक है, और अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ होता है तो वो नहीं होने देता है अनुभाग नंबर 9, क्योंकि ये क्या करता है? इन सभी कार्यों की देखरेख करता है। और देखरेख करने के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी गलत कार्य नहीं हो पाता है, कोई भी गड़बड़ यहां पर नहीं हो पाती है। तो उसी क्रम में देखिए भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे अनुभाग नंबर 10। अनुभाग 10 देखिए, अब अनुभाग नंबर 10 में कौन कौन सी बातें कही गई हैं वो समझिए। देखिए, मान लीजिए क्या होता है कि किसी किसान ने अपने खेत में कोई भी फसल जो है वो बोई है। अब घटना ऐसी घटित हो गई, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं किसी प्रकार की आपदा आ गई। आपदा कैसी आ गई? मान लीजिए प्राकृतिक आपदा। आपदा ऐसी आती है, प्राकृतिक आपदा आ गई, या हम कहते हैं कि दैवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा या दैवीय आपदा एक ही बात है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उनको दिक्कतें आ जाती हैं, फसल पूरी नष्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? इन सारी चीज़ों की देखरेख करता है। यानी कि जो किसानों को नुकसान हुआ हो सकता है उसका हर्जाना दे दिया जाए, या उन पर नज़र रखा जाए, या फिर मान लीजिए कोई आपदा आने वाली होती है तो किसानों को पहले ही सचेत कर दिया जाए। मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है या ओलावृष्टि होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए किसानों को पहले से ही जानकारी दे देना। तो इन सभी चीज़ों की जो देख रेख करने का कार्य होता है वो किसका होता है? राजस्व अनुभाग नंबर 10 का होता है। देखिए भाई, यह राज्य में प्राकृतिक आपदा और या हम कह सकते हैं दैवीय आपदा संबंधी कार्य देखता है। देखिए, यह है राज्य में प्राकृतिक आपदा, या हम इसी को क्या कह सकते हैं? दैवीय या दैवीय आपदा की देखरेख करता है। ठीक है, की देखरेख करता है। इसके अलावा देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो बहुत सारी परेशानियों से प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि प्रभावित व्यक्तियों को तत्कालीन सहायता उपलब्ध करवाता है कौन? राजस्व अनुभाग नंबर 10। उनकी अगर किसी भी प्रकार की कोई शर्तें होती हैं तो उन शर्तों को भी दूर करने का कार्य करता है। और मान लीजिए कोई ऐसा जिला है और उस जिले के किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वहाँ के जो जिला अधिकारी होते हैं उन जिला अधिकारी को वो आर्थिक सहायता देता है ताकि उन किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके। देखिए भाई, प्रभावित व्यक्तियों को तत्कालीन
सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, उपलब्ध कराता है। इसके अलावा देखिए भाई, जिले के जिलाधिकारियों को आर्थिक सहायता देता है। ठीक है, जो आर्थिक सहायता यानी कि धन से संबंधित जो भी सहायता देनी होती है वो सब देगा, ताकि उन किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके। ठीक है, क्यों दूर किया जा सके? क्योंकि हो सकता है उसमें कोई भी प्राकृतिक आपदा या दैवीय आपदा दिखाई गई हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और इसके कार्य क्या होते हैं कि राज्य में मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ से सुरक्षा करवाने का भी जो कार्य करता है वो अनुभाग नंबर 10 करता है। ध्यान दीजिए, राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का या समूहों को सुरक्षा प्रदान करवाता है। राज्य में बाढ़ प्रभावित समूहों को सुरक्षा प्रदान कराना। ठीक है, राज्य में बाढ़ प्रभावित समूहों को सुरक्षा प्रदान करवाना भी इसका कार्य होता है। ठीक है, या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी दैवीय या प्राकृतिक आपदा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको उस नुकसान की भरपाई करवाने के लिए प्रबंधन ये करता है। ठीक है, और भी इससे संबंधित बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, यानी कि लोगों को मदद करना, जो भी आपदाएं होती हैं उन सारी चीज़ों के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं उनकी मदद करना इसका कार्य होता है। तो ये सब अनुभाग नंबर 10 में है। अगला हम लोग देखते हैं अनुभाग नंबर 11। देखिए भाई, अनुभाग नंबर 11 में क्या क्या बताया गया है। तो यह राज्य में बाढ़ की दशाओं की वार्षिक समीक्षा करता है, यानी कि किस समय कौन सी स्थिति में बाढ़ आ सकती है, यानी कि मौसम की ओर पूरी तरीके से इसका ध्यान होता है। इसके अलावा क्या होता है कि राज्य में जो भूखमरी होती है, खाने की कमी होती है, तो ऐसी स्थितियों को नियंत्रण करता है, ऐसी दशाओं को ये नियंत्रण करता है। देखिए भाई, राज्य में भूखमरी जैसी दशाओं को नियंत्रित करना। इसके अलावा देखिए भाई, राज्य में बाढ़ संबंधी वार्षिक समीक्षा करना। ठीक है, वार्षिक समीक्षा करना, तो ये किसका कार्य हो जाएगा? ये कार्य हो जाएगा अनुभाग नंबर 11 का। इसके अलावा देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आपदा आने वाली है, तो आपदा आने से पहले लोगों को समझाने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं वो भी अनुभाग नंबर 11 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं। जैसे हम प्राकृतिक आपदा या दैवीय आपदा से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना, लिख लेंगे। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करना। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश जारी
करना, ये किसका कार्य हो जाएगा? तो ये कार्य हो जाता है अनुभाग नंबर 11 का। प्राकृतिक आपदा यानी कि मान लीजिए सूखा पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, तो इन सारी चीजों के आने से पहले जो भी महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं उनको जारी करने का जो कार्य होता है वो अनुभाग नंबर 11 का होता है। इसके अलावा देखिए जो अग्नि संबंधी दुर्घटना होती है उसके लिए भी, यानी कि उससे बचने के लिए भी यह कार्य करता है। ठीक है, अग्नि संबंधी दुर्घटना को निपटाने का कार्य करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि किसानों की जो फसल होती है उसमें आग लग जाती है, या फिर उन खेतों के और पेड़ होते हैं जंगल टाइप से होते हैं, जंगलों में भी आग लग जाती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने का जो कार्य होगा वो अनुभाग नंबर 11 के अंतर्गत हो जाता है। अब देखिए भाई, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद अगले अनुभाग, अनुभाग नंबर 12 पर पहुंचते हैं। अभी तक हम लोगों ने 11 अनुभाग पढ़ लिए हैं और ये सभी अनुभाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो आपको पता होगा कुल अनुभाग जो हैं वो कितने हैं, वो अनुभाग है 19, लेकिन हमें 19 पूरे अनुभाग नहीं पढ़ने हैं, हम इम्पॉर्टेंट अनुभाग पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट अनुभाग अभी चल रहे हैं। ठीक है, और कितने हो जाएंगे? बस 12, 13 और 14, यानी कि 3 अनुभाग हमें और पढ़ने हैं। देखिए भाई, अनुभाग नंबर 12। ठीक है, अब अनुभाग नंबर 12 में क्या दिया गया है कि जो राज्य होता है तो राज्य अपने राज्य की कितनी जमीन को जोत में लाएगा, यानी कि राज्य जो है दूसरा राज्य है उधर, तो अपने राज्य में जो जोत का विश्लेषण है, यानी कि किसान जो है वो कितनी जमीन पर खेती कर रहे हैं, कितनी जमीन पर जोत कर रहे हैं, उसका विश्लेषण जो है वो कौन करेगा? अनुभाग नंबर 12 करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए भाई, जो निवेश संबंधी कार्य होते हैं उनकी देखरेख भी कौन करेगा? अनुभाग नंबर 12 करेगा। और राज्य में परिवार नियोजन संबंधी कार्य भी यही करता है। तो हम एक एक करके लिख लेंगे। राज्य में जोत संबंधी कार्यों को देखना, जोत संबंधी कार्यों को देखना। इसके अलावा देखिए, जो राज्य में परिवार नियोजन संबंधी कार्य होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। राज्य में परिवार संबंधी, वो राज्य में परिवार नियोजन संबंधी कार्य, परिवार नियोजन संबंधी कार्यों को देखना। ठीक है, ये भी किस में आ जाएगा? अनुभाग नंबर 12 में आ जाएगा। ठीक है, तो राज्य में जोत संबंधी, परिवार नियोजन संबंधी, इस प्रकार के जो कार्य आते हैं वो अनुभाग नंबर 12 में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए भाई, अगला अनुभाग पढ़ेंगे, अनुभाग नंबर 13। ठीक है, तो 13वें नंबर अनुभाग में क्या दिया गया उसको समझिए। यह भूमि संबंधी जो भी बनाए गए अधिनियम होते हैं, बहुत सारे अधिनियम ऐसे हैं जो भूमि से संबंधित बनाए गए हैं, तो उन सभी का विश्लेषण यह करता है और उनको लागू करवाने का भी कार्य करता है। अगर अधिनियम ना बना जाए तो फिर हमेशा विवाद बना रहे, तो उन विवादों को निपटाने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं और उन अधिनियमों को लागू कराने का जो कार्य करता है वो अनुभाग नंबर 13 करता है। ठीक है, देखिए भाई, लिख लेंगे हम लोग, भूमि संबंधी जो भी अधिनियम है, भूमि संबंधी अधिनियमों, भूमि संबंधी अधिनियमों को
लागू कराने का कार्य कौन करेगा? तो अनुभाग नंबर 13 करेगा। ठीक है, जो भी राज्य में भूमि से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसमें भूमि संबंधी जो अधिनियम होते हैं, जो कानून है, उनको लागू कराने का जो कार्य करता है वो अनुभाग नंबर 13 करता है। इसके बाद देखिए अगला अनुभाग पढ़ेंगे, इसमें इतना ही है। अनुभाग नंबर 14। तो अनुभाग नंबर 14 में देखिए क्या क्या दिया गया है। तो यह राज्य संबंधित या राज्य में जो भी कानून होते हैं उन सभी कानूनों का विश्लेषण करता है, यानी कि लगभग 13 जैसा है, इसमें अधिनियम है। ठीक है, उनको लागू कराने का कार्य 13 करेगा। 14 क्या करेगा? राज्य में जो भी कानून है तो उन कानूनों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनका विश्लेषण जो है वो कौन करता है? अनुभाग नंबर 14 करता है। इसके अलावा इस अनुभाग में क्या होता है कि राजस्व बंदोबस्त का जो कार्य होता है वो भी यही करता है। लिख लेंगे हम लोग, राजस्व बंदोबस्त का कार्य देखता है। ठीक है, राजस्व बंदोबस्त का कार्य देखता है और राज्य संबंधित या फिर राजस्व से संबंधित जो भी कानून होते हैं उनका विश्लेषण करता है। राजस्व संबंधित कानूनों का विश्लेषण करता है। ठीक है, राजस्व से संबंधित जो भी कानून होते हैं उनका विश्लेषण ये करता है। ठीक है, तो बस इतने ही हैं, याद रखिए। हम लोगों ने क्या कहा था? अनुभाग कितने पढ़ने हैं? केवल 14 पढ़ने हैं। ठीक है, 14 पढ़ने हैं, तो 14 अनुभाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 14 अनुभाग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। याद रखिए, हम लोग 2 प्रकार की इकाइयों को लास्ट क्लास में देख रहे थे, जिसमें पहली जो इकाई थी वो कौन सी थी? प्रशासनिक इकाई थी, और दूसरी जो इकाई थी वो न्यायिक इकाई थी। प्रशासनिक इकाई का जो मुख्यालय हमने आपको बताया था वो लखनऊ में बताया था, और उसी इकाई के अंतर्गत 19 अनुभाग दिए गए थे, और 19 अनुभागों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुभाग है वो अनुभाग 14 है। 14 अनुभाग हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और अब इसके बाद अगली क्लास में हम लोग न्याय से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे कि किस प्रकार से विवादों का निपटारा होता है, न्यायालय किस प्रकार कार्य करता है, कितने और किस प्रकार के न्यायालय इसमें होते हैं। तो अगली वाली जो क्लासें वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और ग्राम्य विकास से संबंधित जो भी क्लासें होंगी वो बहुत लंबी नहीं चलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्लासें 26 क्लासें लगभग में, इतने में हम लोग पूरा आसानी से कवर कर लेंगे। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन प्रश्नों को आप तक पहुंचा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम लिंक आपको दे दी जाएगी कुछ ही दिन में, 1 आध दिन में दे दी जाएगी, तो उसमें आपको फ्री में हर प्रकार के जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। संभावित क्वेश्चन जो हैं या जो भी परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं यूपी SSSC के अंतर्गत राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की PDF जो है, पेपर जो है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में जो है हम लोग न्याय से संबंधित या फिर अन्य किसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।